कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बाबू केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इस वीडियो में ना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है ना इसको निगल जाना है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आपको समझना है और कंसेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 1 है कक्षा 10 के लिए, है ना। सीधा दिमाग में जो है ना गटक जाना है आपको। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं बाबू ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप यानी पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, यहां पे आप देख सकते हैं पहला हमारे पास टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया। आखिर हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हम कहते किसे, है ना। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब जैसे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, मान लो कि जैसे कि मान लेते हैं कि चावल हो गया, पानी हो गया, ये दोनों मिलकर के यानी दोनों को अगर हम आग देते हैं यानी पकाते हैं तो क्या बनता है, भात बनता है ना। तो वो क्या हो जाएगा बाबू, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ होना चाहिए और दोनों पदार्थ मिल करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है ना। दोनों मिलकर के क्या चीज का निर्माण किया बाबू, तो H2O यानी जल का निर्माण किया है, जो कि जल क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ है, मतलब यहां पे दो पदार्थ है, दोनों ने मिलकर के किसका निर्माण किया बाबू, जल का निर्माण किया। और जल का गुणधर्म अलग होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस है और लिक्विड ऑक्सीजन क्या है, गैस है। इन सबका गुणधर्म अलग है और ये जल का गुणधर्म अलग है। तो इन दोनों ने मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर दिया। इसी को तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं जैसे कि मैग्नीशियम है जो कि क्या है बाबू, सॉलिड है, सॉलिड यानी ठोस है ना। और एस जो है आप देख रहे हैं ना, एस यानी सॉलिड को दर्शाता है, इसकी भौतिक अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या हमारे पास, ये क्या है बाबू, गैस है। तो सॉलिड और गैस मिलकर के किसका निर्माण किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो ये क्या है बाबू, सॉलिड है। तो यहां पे भी देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर दिया है, जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये एक सॉलिड है। ठीक है, तो ये हो गए रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, आपने समझ लिया। नोट, यहां पे मैंने क्या किया कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते या फिर कह लो तो उलट नहीं सकते। भौतिक विधियां जैसे कि मैंने लिखा वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपकेंद्रीकरण, है ना। इन विधियों से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया होता है पुनः उसको उसी रूप में नहीं ढाल सकते। जैसे कि आपने पानी लिया, है ना, चावल लिया, दोनों से मिलाकर के उसको आग दिया तो भात बना, और भात को फिर गर्म करके आप नहीं बना सकते हो ना, फिर पुनः अलग नहीं ना कर सकते, फिर जैसा है वैसा, जैसे पानी को अलग कर देना, चावल को अलग कर देना, ऐसा नहीं ना कर सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं कर सकते, यानी एक बार जब अभिक्रिया हो जाती है तो फिर आप चाहेंगे कि जैसा चाहे वैसा बना दे, नहीं हो सकता है ना। तो भौतिक विधियां जैसे कि कोई भी आप नहीं कर सकते, जैसे कि वाष्पीकरण विधि से, है ना, ऊर्ध्वपातन से, उपकेंद्रीकरण से, इन सभी से आप क्या कर सकते, जैसा चाहे वैसा नहीं बना सकते हैं, यानी पहले जैसा पदार्थ था वैसा आप पुनः उसके रूप में ढाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, आगे लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पे देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हमने यहां पे ले लिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है ना। जैसे कि भोजन का पकना, तो भोजन का पकना ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है बाबू। ठीक है, शोषण, जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी एक प्रक्रिया क्या है बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण है। दूध से दही बनना, जैसे कि दूध लाते हैं, दूध में हम जोरन डाल देते हैं और कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये दही में परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी क्या है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। अब यहाँ पे देख लिए, मैग्नीशियम रिवन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये भी हमारे पास क्या है बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण है। तो आपने इसको समझ लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बाबू, अगला ले लेते हैं। यहां पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है मान लो किसी लैब में, है ना, तो जब अभिक्रिया जब चालू रहता है तो उसके दौरान क्या क्या लक्षण आते हैं उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि बाबू क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो बाबू अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे वो ठोस है वो लिक्विड हो सकता है, या लिक्विड से ठोस हो सकता है ना, या एक्वस हो सकता है। तो अवस्था में परिवर्तन,
ठीक है। अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब जैसे ठोस है और उसको हो सकता है गर्म करने के बाद वो लिक्विड हो गया, है ना, पानी के रूप में आ गया, तो ये हुआ अवस्था में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये सब होता है, ठीक है। रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, पहले कुछ और कलर का होगा, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद कुछ और कलर का हो जाएगा, है ना। उसके बाद तापमान में परिवर्तन यानी टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है ना। पहले उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, बाद में कुछ और हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गैसों का उत्सर्जन यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस भी निकलते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं बाबू, यहां पे देख लेते हैं अभिकारक और उत्पाद। हम यहां पे समझेंगे कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहां इस उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस साइड क्या है बाबू, इस साइड ये हमारे पास क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है, ठीक है। और इस साइड क्या है बाबू, ये उत्पाद है, उत्पाद है, ठीक है। तो आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसी को हम अभिकारक बोलते हैं, और उत्पाद किसे बोलते हैं, तो बाबू रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेता है उससे मिलकर के जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो वही हमने लिखा कि पहले अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है बाबू, भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिया है, भाग लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्पाद। उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर के होता है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये सब अभिकारक है, इससे मिलकर के हमें क्या किया, उत्पाद का निर्माण कर दिया। तो आपने समझ लिया अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो जो भी जब भी रासायनिक यानी समीकरण दिया रहे तो उसमें देख लेना इस साइड जो भी होंगे अभिकारक और इस साइड जो भी होंगे उत्पाद होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। तो आपने इसको समझ लिया। अब हम क्या करते बाबू, अगला ले लेते हैं। यहां पे देख लो रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। यानी जब रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज होता है उसके बारे में बताना है। तो प्यारे बच्चों यहां पे देख सकते हैं मैंने लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित कर देते हैं, यानी सजा देते हैं। एक तो ये काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बाबू, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी सूत्रों, प्रतीक कह लो या सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं या रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें जो भी पदार्थ होता है उसका संकेत लिखा जाता है, यानी सूत्र लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है, ठीक है। तो वही बात हमने लिख दिया, ठीक है। और प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, यानी भौतिक अवस्था को बताया जाता है। जैसे वो ठोस है, द्रव है, गैस है, एक्वस है, एक्वस यानी जलीय विलयन, उसको बताया जाता है, ठीक है। आपने समझ लिया। तो जैसे कि आप देखो ये हमारे पास क्या रासायनिक अभिक्रिया, और इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया, रासायनिक समीकरण के द्वारा इसको सजाया गया है, ठीक है ना। तो यहां पे देख सकते हैं मैग्नीशियम जो कि ठोस है। तो ये जो हमारे पास जो है ठोस यानी एस जो मैंने लिखा, यही भौतिक अवस्था को दर्शा रहा है कि मैग्नीशियम क्या है, ठोस है या द्रव है या गैस है, वो आपको बताना होता है, ठीक है। तो एस लगा है इसका मतलब सॉलिड है, यानी ये ठोस है, ठीक है। जी लगा है यानी गैस है, यानी ऑक्सीजन जो है वो गैस है, ठीक है। और एम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास वो क्या है, एस लगा है तो सॉलिड है। तो ये हो गया, एस लिख दिया, जी लिख दिया, एस लिख दिया, ये हुआ भौतिक अवस्था को दर्शा दिया कि हाँ ये क्या चीज है, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाबू ये क्या था कि मैग्नीशियम रिवन को वायु यानी ऑक्सीजन, क्योंकि ये हमारे पास मैग्नीशियम रिवन है और इसको ऑक्सीजन, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा कैसे। मान लेते हैं किसी कंबल या खेंडा में आग लगा दिए, अब वो कब तक जलेगा, जब तक ऑक्सीजन रहेगा तो खूब एकदम मन चाहे एकदम बढ़िया से जलेगा। लेकिन सब उसको क्या करेगा, एकदम तोपने लगेगा कि ऑक्सीजन किसी भी प्रकार से ना मिले तो वो बूझ जाता है, ठीक है। जैसे कि चूल्ही देखें हम, माँ बहन जो है वो घर में अगर खाना बनाती है तो चूल्ही को देखिएगा, उसमें अगर ज़्यादा आँच धकेल देगा ना, यानी जलावन डाल देगा ना, तो वो धुआं धुआं होने लगेगा, यानी पुंड बढ़िया से जलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसे ना ऑक्सीजन बहुत मतलब अच्छा से नहीं मिल पाता है। इसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे देगा जिसमें ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो खूब बढ़िया से धड़धड़ा के लहरेगा, ठीक है ना। तो आपने ये समझ लिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं, हम अगला देख लेते हैं।
अगला ये हमारे पास है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, आपके बुक में है। और इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करके बता देना है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बाबू, संतुलित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको कितने हैं, 4 क्वेश्चन है। ये ए है, ये बी है और ये सी, ये डी रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम क्या करते हैं, ए को पहले हम संतुलित करते हैं। संतुलित करना बहुत आसान होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। संतुलित करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। कैसे हम संतुलित करेंगे बाबू, देखो हम आपको बताते हैं। क्या करना, इस तरीके, इधर जो होता है ना बाबू, वो सारे के सारे क्या होते हैं बाबू, तो यहाँ हमारे पास अभिकारक होते हैं और इस साइड क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। इस साइड क्या होते हैं बाबू, उत्पाद होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, यानी संतुलित करना है। संतुलित में क्या होता है, जो भी तत्व दिए रहते हैं, जो भी एलिमेंट्स दिए रहते हैं, उसमें क्या होता है, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब जाके वो संतुलित होते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे संतुलित करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन आपको स्वतंत्र नजर आ रहा है, इसका मतलब ये अकेला है, यानी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद एन नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन कितने हैं बाबू, तो नाइट्रोजन यहाँ पे आपको स्वतंत्र नजर आ रहा है, यानी वो अकेला है, तो एक लिखेंगे उसके बदले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं बाबू, तो ऑक्सीजन हमारे पास 3 है ना, 3 लगा है तो 3 होगा। ये एक ग्रुप का था तो हम एक ग्रुप में इसको ढाल देंगे। याद रखना प्यारे बच्चों की प्लस के बाद वो दूसरा ग्रुप में आ जाता है। ये था एक ग्रुप का, एक ग्रुप में कर दिया। अब इधर देखो कैल्शियम, कैल्शियम कितने हैं बाबू, यहाँ पे कैल्शियम देखो ये स्वतंत्र अकेला है, यानी एक है, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं बाबू, तो याद रखना इसमें जो है ना एक छिपा रहता है, ठीक है, और इसके भी नीचे एक छिपा रहता है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बाबू, तो यहाँ पे देख लो ऑक्सीजन जो हो जाएंगे ना, ये 2 यानी हॉल्टवाइज है ना, CaOH का हॉल्टवाइज जो आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास 1 से 2 में गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। उसी तरीके से हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन में ये एक छिपा रहता है, ठीक है, तो इस एक में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने गुना कर दिया, ये मैंने लिख दिया। ये सारे के सारे इस साइड है, तो जितना इधर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है, जितना एलिमेंट्स की संख्या इधर है उतना ही इधर भी होनी चाहिए, तब जाके वो बैलेंस होता है। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे देख लेंगे कैल्शियम। कैल्शियम कितने, एक है, यानी अकेला है। नाइट्रोजन, तो बाबू नाइट्रोजन कितने हैं, तो याद रखना यहाँ एक छिपा रहता है, ठीक है। तो ये देखो ये हॉल्टवाइज है ना, तो 2 से 1 में गुना करना पड़ेगा आपको, तो नाइट्रोजन हमारे पास 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो 3 से 2 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ग्रुप का, तो एक ग्रुप कर देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन, इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं बाबू, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं बाबू, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, ये अकेला है, स्वतंत्र है, ये एक है तो एक लिख देंगे, ठीक है। ये एक ग्रुप का, एक ग्रुप का। अब हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे देख लेंगे हाइड्रोजन यहाँ एक है, इधर देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ देख लो हाइड्रोजन 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बराबर करने के लिए। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये पूरा ग्रुप में आपको गुना करना पड़ेगा, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन यहाँ 2, नाइट्रोजन यहाँ 2 और ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2, ठीक है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ओके। यहाँ नाइट्रोजन 2, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है। यहाँ कैल्शियम 1, तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है बाबू, 2 है ना, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे, अच्छा, तो आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 6 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 6 2 कितना हुआ, 8 हुआ ना। अब यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन 6 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो 6 7 हुआ, तो इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब गुना करते हैं तो कितना होता है देखते हैं। 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, क्योंकि पूरा ग्रुप में गुना करना पड़ता है। 2 से 1 में गुना करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। अब हम देख लेते कितना होता है, पूरा हुआ कि नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2, तो और 2 2 कितने हुए, 4 हुए हाइड्रोजन। यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2, 2 2 कितने हुए, 4, तो इधर हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 4 है, तो मतलब हाइड्रोजन बराबर हो गए। नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो नाइट्रोजन भी यहाँ 2 है, तो यानी ये 2 बराबर हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन यहाँ 6 और ऑक्सीजन यहाँ 2, 6 और 2 कितने, 8, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, तो 6 2 8, यानी ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। कैल्शियम 1,
तो यहाँ भी कैल्शियम 1, यानी सारा चीज हमको इसमें क्या हुआ, बराबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, जिसमें जितना से मल्टीप्लाई किए वो लिख देंगे। तो बाबू इस ग्रुप में यानी HNO3 में हम कितना से गुना किए, 2 से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू 2 लिख देंगे। ठीक है, हमने 2 लिख दिया। उसके बाद H2O में कितना से गुना किए, 2 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया बाबू, बैलेंस हो गया, यानी संतुलित हो गया। कोई दिक्कत ना दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, अगला ले लेते हैं, यानी बी को देख लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, सोडियम यहाँ पे अकेला है यानी स्वतंत्र है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं बाबू, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है यानी अकेला है, यानी स्वतंत्र बोले तो 1 है। यहाँ हाइड्रोजन कितने बाबू, 1 है। ठीक है, याद रखना। अब ये एक ग्रुप का तो एक ग्रुप हमने कर दिया। अब इधर देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 है तो 2 कर देंगे। सल्फर कितने हैं बाबू, सल्फर यहाँ पे 1 है तो 1 कर देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं बाबू, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है ना, तो हम क्या करेंगे ऑक्सीजन को 4 कर देंगे। ठीक है, ये मैंने एक ग्रुप का कर दिया। अब इधर क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम ना, Na यानी सोडियम हमारे पास कितने, 2 तो 2 कर देंगे। उसके बाद सल्फर कितने हैं, 1 है यानी स्वतंत्र है तो 1 कर देंगे। ऑक्सीजन कितने बाबू, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो 4 कर दिए, है ना। अब ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप कर दो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बाबू, हाइड्रोजन 2 है तो 2 कर दो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बाबू, इसमें 1 है तो 1 कर दो, क्योंकि ये स्वतंत्र अकेला है तो अकेला कर दिए। ये एक ग्रुप हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे देख लेते हैं कि अब संतुलित करेंगे यानी बैलेंस करेंगे। सोडियम इधर 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 22 सब में गुना करना पड़ेगा, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 से 1 में गुना किए तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1 में गुना किए तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं ये बराबर हुआ कि नहीं की, है ना। तो सोडियम 2 तो इधर भी सोडियम 2 है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 4 है और ये कि यहाँ 5 है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे बाबू, तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, इधर 1 है, तो इसको बराबर कर लो। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी ये हो जाएगा 4, हाइड्रोजन 4। 2 से 1 में गुना करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा। अब बराबर करके देखो हुआ कि नहीं। देखो बाबू सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 यहाँ है और ऑक्सीजन 4 यहाँ है, तो 4 2 6 हुआ। तो यहाँ भी देखो ऑक्सीजन 4 यहाँ है, ऑक्सीजन 2 यहाँ, 4 2 6, यानी ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है। अब देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 4 है। तो आप देखोगे गौर से, यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2, 2 2 कितने हुए, 4 हुए। तो इधर भी हाइड्रोजन 4 है, मतलब हाइड्रोजन भी बराबर। सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, तो मतलब सल्फर भी बराबर। ओके, और ऑक्सीजन तो बराबर करिए दिए, यानी सारा चीज बराबर हो गया। तो जिसमें जितना से मल्टीप्लाई किए उतना आपको लिख देना है। तो इस वाले ग्रुप में हमने 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद H2O में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया बाबू, बैलेंस हो गया, है ना, यानी ये संतुलित हो गया। हम क्या करते हैं बाबू, जो भी तत्वों की संख्या होती है उसको हम बराबर करते हैं, तब जाके वो बैलेंस हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, अगला ले लेते हैं, सी को देख लेते हैं। ये क्या संतुलित है, देख लेते हैं। सोडियम यहाँ अकेला है, अब यहां भी देखो सोडियम अकेला है कि नहीं, सोडियम अकेला। अब देखो यहां क्लोरीन अकेला है, यहां भी क्लोरीन अकेला है, मतलब सोडियम क्लोरीन बराबर है। यहां पे देखो Ag यानी चांदी यहां अकेला है, यहां भी Ag चांदी अकेला है, यानी Ag भी बराबर है ना। अब देखो NO3 यहां पे 3 गो है, यहां भी NO3 3 गो है। या फिर ऐसे कह सकते कि नाइट्रोजन अकेला है, यहां भी नाइट्रोजन अकेला है, और ऑक्सीजन यहां 3, ऑक्सीजन यहां 3 है। मतलब ये पहले से क्या है, बैलेंस है। तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं, हूबहू जैसा वैसा नीचे आपको निकाल देना है और लिख देना है कि संतुलित हो गया। ये पहले से संतुलित है, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया। अगला चौथा देख लेते बाबू, हमारे पास इसको संतुलित करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे Ba कितना है, तो बाबू ये अकेला यानी स्वतंत्र है। क्लोरीन कितना यानी Cl कितना है बाबू, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखो ये क्या करेंगे, एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो H कितना है, H यहाँ हमारे पास 2 है। S क्या है यानी सल्फर क्या है बाबू, अकेला है ना, तो ये 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। ये एक ग्रुप का हमने कर दिया। अब इधर कर लो Ba यानी बेरिलियम कितना है हमारे पास बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 1 यानी 1 हो जाएगा। S कितना है बाबू, तो S हमारे पास स्वतंत्र है यानी अकेला है। ऑक्सीजन कितने बाबू, तो 4 है तो हम 4 कर देंगे। ये एक ग्रुप का तो एक ग्रुप का। अब हम क्या करेंगे, HCl है ना, यानी HCl तो बाबू H हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन यानी 1 है ना। और क्लोरीन कितना है बाबू, तो क्लोरीन यहाँ भी 1 है, तो ये एक ग्रुप का कर दिया। अब बराबर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे बराबर करेंगे। तो Ba 1 है, यहाँ भी Ba 1 है, ठीक है। क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो हम क्या करेंगे, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और 2 से 1 में गुना करेंगे इधर भी तो 2 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखते हैं मिला करके, Ba 1
है ना, तो यहाँ भी Ba1 है, क्लोरीन यहाँ 2, तो यहाँ भी क्लोरीन यहाँ 2 है, देख सकते हो गुना करके। हाइड्रोजन यहाँ 2, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, ये देखो गुना करके लाए थे 2 है। सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन 4, मतलब बैलेंस हो गया, सब कुछ बराबर किया। तो HCl में हमने क्या किया बाबू, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या कर देंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। प्यारे बच्चों आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो, करो, दबा के करो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यानी हम जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं आखिर तो क्यों आवश्यक वो बताना है। तो प्यारे बच्चों मैंने लिखा क्या, रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या होता है, इस साइड अभिकारक होता है, एवं उसके बाद क्या होता है बाबू, उत्पाद होता है। तो प्रत्येक पदार्थों की परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं बाबू, तो संतुलित करते हैं। और इससे दोनों तरफ क्या होता है, द्रव्यमान भी बराबर हो जाते हैं। जब हम संतुलित करते हैं तो दोनों तरफ क्या होता है, द्रव्यमान भी उसके बराबर हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं बाबू, संतुलित कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बाबू, अगला ले लेते हैं। यहां पे देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो प्यारे बच्चों यहां पे रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से यहां पे देख सकते हैं, यहां 5 प्रकार है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों याद रखना कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ जब होते हैं तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का जो पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, तो यहां पे जान लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो मैंने लिखा कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं बाबू, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पे कार्बन जो कि सॉलिड है और यहां ऑक्सीजन जो कि गैस के फॉर्म में है, तो दोनों मिलकर के CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 2 अभिकारक, 2 या 2 से अधिक हो सकता है, तो 2 अभिकारक मिलकर के एकल यहां पे क्या किया, उत्पाद का निर्माण किया। इसी को हम क्या कहेंगे बाबू, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया आपने समझ लिया, ये था बाबू कोयले का दहन, यानी कोयला का दहन हो रहा है बाबू। जैसे कि कार्बन है और कार्बन को ऑक्सीजन की मदद से क्या कर रहा है, दहन कर रहा है, यानी जलाया जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है बाबू, निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पे 2 अभिकारक था और 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगला लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया को हम क्या करते हैं बाबू, समझ लेते हैं। तो हम कोई दिक्कत नहीं, वियोजन अभिक्रिया को समझ लेंगे। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब एक अभिकारक को तोड़ करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाना ही क्या कहलाता है बाबू, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, ठीक है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, और इसे ही तोड़ करके किसकी मदद से, तो उष्मा की मदद से तोड़ करके हमने क्या किया, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल दिया है, और इसी को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। कहने का मतलब वियोजन अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत है, यानी उल्टा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या है वियोजन अभिक्रिया में कि अभिकारक, एकल अभिकारक को तोड़ करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाना ही हमारे पास क्या कहलाता है बाबू, तो वो कहलाता है वियोजन अभिक्रिया, है ना। तो आपने वियोजन अभिक्रिया को समझ लिया। और यहां पे देखो वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार है, जैसे कि पहला उष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन और तीसरा प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम पहले जान लेंगे। बड़ा सिंपल है, उष्मीय वियोजन में उष्मा की मदद से क्या होता है, तोड़ा जाता है ना। और विद्युत वियोजन में विद्युत की मदद से तोड़ा जाता है, प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश की मदद से तोड़ा जाता है। आइए ना समझ लेते हैं। तो पहला हम प्रकार ले लेते हैं उष्मीय वियोजन, यानी उष्मीय अभिक्रिया। तो मैंने लिखा कि अभिकारक का उष्मा यानी गर्मी द्वारा किया गया वियोजन को ही उष्मीय वियोजन कहते हैं। कहने का मतलब अभिकारक को उष्मा यानी गर्मी द्वारा तोड़े गए क्रिया को ही हम क्या करते हैं बाबू, तो उष्मीय वियोजन कहते हैं, यानी उष्मीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो जैसे कि यहां पे हमारे पास क्या अभिकारक है, इसी अभिकारक को उष्मा की मदद से हमने तोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या कहलाया बाबू, तो उष्मीय वियोजन कहलाया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब दूसरा देख लेते विद्युत वियोजन क्या है। तो विद्युत वियोजन में आप देख लेना कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। कहने का मतलब है कि अभिकारक को विद्युत
की मदद से तोड़ने की क्रिया को ही हम विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, आपने ये समझ लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास क्या अभिकारक है और अभिकारक को विद्युत धारा की मदद से तोड़ा गया है और ये हमारे पास क्या आ गया बाबू, तो उत्पाद में बदल गया है ना। तो इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे बाबू, विद्युत वियोजन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत पानी वानी उधर भाग गया, चलो कोई बात नहीं, इधर ये आपने इसको समझ लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये सब एल क्या है बाबू, जी क्या है, ये सब क्या है, ये अवस्था को दर्शा रहा है कि हाँ ये लिक्विड है, ये गैस है, ये भी गैस है ना। जैसे कि H2 है, ये तो जल है, जल क्या है हमारे पास, लिक्विड है, तो एल डाल दिए है ना। जी क्या है, गैस है, और ये भी जी क्या है, गैस है, यानी H जो है हमारे पास हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, वो दर्शाया गया है। अब इसी में हम क्या करें, दूसरा देख ले, तीसरा देख लेते हैं, प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को ही हम क्या करते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। यानी सूर्य प्रकाश की मदद से अभिकारक को तोड़ने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं बाबू, अब मतलब प्रकाशीय वियोजन कहते हैं ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभिकारक को हमने तोड़ करके सूर्य प्रकाश की मदद से तोड़ा और हमारे पास क्या आ गया, उत्पाद आ गया है ना। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं बाबू, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तो आपने इसको भी बेहतरीन तरीके से समझ लिया। और प्रकाशीय वियोजन को बाबू याद रखना कि ब्लैक एंड व्हाइट, यानी ब्लैक एंड व्हाइट बोले तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का क्या होता है बाबू, उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब नोट्स कर लेना, ये सब फैक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीसरा क्या कहता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया हम समझ लेते हैं बाबू। इसके लिए सक्रियता श्रेणी मैं आपको आगे बताऊंगा। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं ना, वो कम क्रियाशील तत्वों को क्या करते हैं बाबू, विस्थापित कर देता है। ठीक है, और ये चीज आपको सक्रियता श्रेणी में मिलेगा कि जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं उसको ऊपर रख देता है और उसके बाद जो उससे कम क्रियाशील तत्व उसको नीचे, फिर उससे कम ऐसे करके सजाया रहता है सक्रियता श्रेणी में। ठीक है, आप लोग सर्च कीजिएगा सक्रियता श्रेणी बाय पंकज सर, तो दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे तीसरा कहता है कि विस्थापन अभिक्रिया। मैंने क्या बोला कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, यानी इस अभिक्रिया में जो होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्वों को उसी के यौगिक में से विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब अलग कर देता है, पृथक कर देता है। ठीक है, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि उदाहरण में देखिए Fe जो कि सॉलिड है यानी लोहा, और कॉपर सल्फेट हमारे पास है CuSO4 जो कि एक्वस है यानी जलीय विलयन है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के ये बनाया हुआ है लोहे का सल्फेट और कॉपर। तो इसमें क्या किया, विस्थापित किया गया है। देखिए कैसे किया गया है, यहां पे देखिएगा गौर से। जैसे कि Fe हमारे पास लोहा है, क्या है बाबू, यहां पे देख सकते हैं ये लोहा है। ठीक है, और लोहा ने क्या किया बाबू, कॉपर को विस्थापित कर दिया है। आगे चल करके देखिएगा गौर से, लोहा ने क्या किया, कॉपर को हटा करके और यहां पे खुद आ गया है। तो यहां पे देखो गौर से, यहां पे कॉपर था ना, SO4 है, तो यहां पे क्या था बाबू, यहां कॉपर था। तो इस लोहा ने कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया, यानी अलग कर दिया, और ये खुद विराजमान हो गया लोहा। यानी ये जो हमारे पास लोहा है वो ज्यादा क्रियाशील तत्व है कॉपर से, तो कॉपर को क्या किया, विस्थापित करके ये खुद विराजमान हो गया, यानी ये हो गया लोहे का सल्फेट। पहले कॉपर का सल्फेट था, अब ये लोहे का सल्फेट हो गया। ठीक है, और ये बेचारा बच आता है, इसको हमने क्या किया, साइड में लिख दिया कि तू जा उधर साइड में आजा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉपर बेचारा साइड में हो गया, बेचारा गरीब है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा अति तगड़ा है, इसको क्या किया, विस्थापित कर दिया, मारपीट के हटा दिया। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तत्व को दूसरा तत्व ने विस्थापित कर दिया, यानी अलग कर दिया। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया। अब हम विस्थापन अभिक्रिया के बाद हम समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो बार तत्व जो होते हैं ना वो विस्थापित होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के सोडियम सल्फेट है जो कि एक्वस है, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है ना, जो कि ये भी एक्वस है। अभिक्रिया होने के बाद क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बोले तो साधारण नमक बना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए गौर से, जैसे कि यहाँ पे बेरियम है, बेरियम या यहाँ पे SO4 है, तो बेरियम कैसे आया बाबू, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेरियम जो है ना, बेरियम ने क्या किया बाबू, सोडियम को क्या किया बाबू, यहां विस्थापित किया हुआ है। क्या किया है बाबू, विस्थापित किया, यानी अलग कर दिया है ना। तो हमारे पास देख सकते हैं कि बेरियम ने अगर सोडियम को विस्थापित करेगा तो क्या बनेगा बाबू, तो BaSO4 बनेगा। तो यहां पे देख सकते हैं BaSO4 बन गया है। ठीक है, एक बार विस्थापित हो गया। फिर यहां पे देखोगे गौर से कि सोडियम ने भी
सोडियम ने क्या किया बाबू, सोडियम ने भी इसको विस्थापित कर दिया यानी अलग कर दिया। तो जब सोडियम इसको अलग करेगा तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, है ना। तो यहां पे देख सकते हैं NaCl आ गया है, ठीक है। तो यहां पे 2 बार विस्थापित हुआ, कितने बार बाबू, 2 बार विस्थापित हो गया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत। आइए 5वां प्रकार लेते हैं। 5वां प्रकार क्या है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन और उपचयन अभिक्रिया जब साथ में होते हैं ना, साथ में होते हैं, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया है। और ये दोनों जो है ना, अपचयन उपचयन दोनों मिलता जुलता है, बड़ा सिंपल है, इसको समझिएगा गौर से। तो मैंने पहले लिखा कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं बाबू, तो यहां पे मैंने लिखा कि पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होने या हाइड्रोजन का ह्रास होने की क्रिया को ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ दिया गया, उसमें क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होना ही क्या कहलाता है बाबू, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या फिर हाइड्रोजन की ह्रास हो जाए, दोनों में से कोई हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया। तो यहां पे देख सकते हैं जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों क्रिया करके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की यहां पे वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि जब हो रही है तो इसका मतलब किसका उदाहरण हो गया बाबू, उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दे दे कि C+O2 तीर का निशान CO2, ये कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अपचयन आपको बताना, तो आप कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया में यहां पे देखिए पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, जस्ट अपोजिट, यहां पदार्थ में क्या, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है एवं ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन इसमें निकल जाता है, योग नहीं होता, ऑक्सीजन की ह्रास हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे देखोगे बाबू, जैसे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे H2 है, दोनों क्रिया करके ये बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाबू, हमारे पास कॉपर जो है ना, तो यहाँ पे देखो आगे चल के कॉपर जो है, इसमें देखिएगा बाबू, तो ऑक्सीजन की क्या होगी, ह्रास होगी, क्योंकि आगे चल के यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन के क्या होगी बाबू, यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास हो रही है, क्या है, ह्रास हो रही है। तो अगर ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो रही है बाबू, ह्रास हो रही है, तो ऑक्सीजन का ह्रास यहाँ पे देख लेना, ऑक्सीजन का ह्रास है ना। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ह्रास, यहाँ है ऑक्सीजन का ह्रास। तो जब ऑक्सीजन की ह्रास होती है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बाबू, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पे गौर से देखना कि यहाँ पे फिर क्या हो गया बाबू, ऑक्सीजन की ह्रास जैसे हो गई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, जुट रहा है, यहाँ पे क्या है बाबू, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, जुट रहा है। तो जुट रहा है तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का योग होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी बाबू, तो देख लो, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है बाबू, उपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया लिखेंगे। तो अपचयन उपचयन दोनों साथ में हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। दोनों एक साथ में हो रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू, तो आपने इसको क्लियर किया। आगे देख लेते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण जैसे जंग वगैरह लगता है उसके बारे में आपको बताना है। मैंने क्या लिखा कि जब कोई धातु आर्द्रता वायु यानी पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारण हो जाता है, यानी उसमें क्या होता है बाबू, क्या होता है, तो मतलब कि जंग वगैरह सब लगने लगता है। जैसे कि लोहा है, लोहा को नमी में डाल दो, है ना, फिर बाहर निकाल के रख दो, तो क्या होगा बाबू, वहाँ पे उसमें संक्षारित होने लगे, यानी जंग लगने लगेगा। ये जो क्रिया होती है थोड़ा धीमे धीमे होती है, और संक्षारित जब हो जाता है बाबू तो क्या होता है जानते हैं ना, लोहा वगैरह सब जो भी धातु वो कमजोर होने लगता है। तो इसीलिए इसे स्ट्रांग बनाने के लिए देखिएगा पेंट कर देते हैं, लेप लगा देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपने इसको समझ, उदाहरण के देखिए, लोहे पर जंग लगना ये संक्षारण के उदाहरण है। चांदी यानी सिल्वर पर काली परत चढ़ जाना, जैसे कि हनुमान जी पहन लेते गाँव घर में लड़का सब चांदी का, है ना, तो उसके देखिए बहुत दिन हो जाएगा ना, तो चांदी में क्या होगा, काली काली परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब संक्षारण के उदाहरण है। तांबे पर हरी परत, जैसे कि बिजली वगैरह तार खींचेगा ना, तो तार जब बिजली से मतलब तांबे के तार से खींच करके लाइएगा, तो जहां से वो जुड़ा होगा ना वहां पे देखिए हरी परत चढ़ जाती है, उसमें क्या होती है, हरी परत चढ़ जाती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, ओके। तो तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है। उसके बाद हम जान लेते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी स्वाद और गंध जो है पहले कुछ और बाद में कुछ और हो जाता है। उपचयित हो जाता है कहने का मतलब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। जैसे कि तेल वाले पदार्थ, जैसे कि मान लो मूंग दाल हो गया, कुरकुरे हो गया, तो ये क्या होता है बाबू, ये क्या चीज़ से बना होता है, तो ये जो बना होता है ना बाबू, वो मतलब तेल में
छना होता है, तला होता है, तो ये अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा ना तो इसका स्वाद बदल जाएगा, ये खराब हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। इसीलिए इसको लंबे समय तक चलने के लिए उसके थैली में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्या भर देते हैं बाबू? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस भरा रहेगा तो वो जितना उसका दिया रहता है एक्सपायरी डेट 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, उतना दिन तक ये जाता है। लेकिन अगर मान लो कि आपने खरीदा, उसमें देखिएगा कि हवा अगर निकला हुआ पहले से तो डेफिनेटली वो खराब होगा, क्योंकि इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल चुका है। तो कह देना कि ना हवा निकल हो, नाइट्रोजन गैस निकल, नहीं हम नहीं लेबो, है ना, हम नहीं खबो, है ना, ये खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जिसमें देखना हवा भरा हुआ है एक्सपायरी डेट चेक कर लेना, ठीक है, तब जाकर के वो खाना। ओके, तो आपने इसको समझ लिया। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझ लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब निकलना। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अभिकारक है और इस अभिकारक में यानी जब क्रिया होता है तो उत्पाद के साथ साथ यहाँ ऊष्मा भी निकला हुआ है, यानी ऊष्मा का भी उत्सर्जित हुआ है। इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको बाबू? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ पे बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? तो बाबू यहाँ पे मैंने लिखा कि जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ऊष्मा हो गया, विद्युत हो गया, प्रकाश हो गया, इन सब की मदद से जब अभिकारक को तोड़ा जाता है तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं बाबू? तो हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हमने लिया कि बाबू वियोजन अभिक्रिया की तरह। कहने का वियोजन अभिक्रिया में जितने भी है वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे अभिकारक है, अभिकारक को तोड़ने के लिए यहाँ पे हमने ऊष्मा का मदद लिया, है ना, तो इसमें टूट करके आ गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, कभी विद्युत को हम विद्युत की मदद से तोड़ेंगे, है ना, तो कभी हम प्रकाश की मदद से तोड़ेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे बाबू? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। अच्छा, तो ये हो गया समाप्त। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है प्यारे बच्चों। और वीडियो पसंद आया ना तो लाइक्स, कमेंट, शेयर एकदम भर भर के करना। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय दोस्तों।